हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आपकी रिविजन्स कैसी चल रही है? और मेरी रिवीजन में थोड़ा ब्रेक होने की वजह ये है कि मेरा जो है वो एकेडमिक एग्ज़ाम चल रहा है कॉलेज में, जिसकी वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन मुझे जब भी मौका मिल रहा है मैं कोशिश कर रही हूँ अपने रिविजन्स कंटिन्यू करूँ, ताकि एग्ज़ाम्स तो आपके साथ ही देने हैं। और वो एग्ज़ाम है बीपीसी सुपर टेट का। एक्सक्यूज़ मी। माफ़ी चाहती हूँ। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं रिवीजन को। लॉर्ड कैनिंग जो थे ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय था। 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। 1 नवंबर 1858 को महारानी की उद्घोषणा। इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति। भारत के शासन को सीधे ब्रिटिश शाही ताज के अंतर्गत लाए जाने की घोषणा की गई थी। और लॉर्ड एलेनब्रो कार्यकाल जो था उनका 1842 से 44 था। दास प्रथा का उन्मूलन जो हुआ था उन्मूलन उन्मूलन जो हुआ था 1843 ईस्वी में हुआ था। सिंधी का पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो चुका था 1843 में। लॉर्ड मेयो 1869 से 72 में ईस्वी में प्रथम जनगणना जो हुई थी 1872 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। अंडमान निकोबार में हत्या हुई थी और प्रथम वायसराय जो थे वो कार्यकाल के दौरान हत्या हुई थी। शेर अली अफरीदी द्वारा हत्या हुई थी। अब आते हैं कुछ इम्पोर्टेंट जो इसमें दिए हुए हैं परीक्षा उपयोगी की दृष्टि से। आधुनिक भारत में स्थानीय शासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता था। 1861 में जो प्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षक नियुक्त हुए थे अलेक्जेंडर कनिंघम, और कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किए थे गोपाल कृष्ण गोखले ने। और भारत की राजधानी कलकत्ता में दिल्ली स्थानांतरित हुई थी वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग के समय। 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग बनाया गया था मेयो के समय। तृतीय दिल्ली दरबार का परिणाम था बंगाल का विभाजन रद्द और अर्गिल के सुझाव पर स्थापित विभाग जो था पुरातत्व विभाग। और इसमें क्या होती चूक का सिद्धांत गतिविधि गवर्नर जनरल और गवर्नर गवर्नर जनरल और वायसराय कौन थे? डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। क्या था? हड़प नीति था इनका। और बंगाल का विभाजन क्या था? लॉर्ड कर्जन। बंगाल में दोहरा शासन क्लाइव। और सामाजिक सुधार बेंटिक। तो बेंटिक ने कई सामाजिक सुधार किए थे, तो इसको हमें याद रखना होगा। और अब इसमें आते हैं, यहाँ देखिए ये है अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली। प्रारंभकर्ता कौन थे? लॉर्ड कर्नवालिस 1793। अन्य नाम क्या थे? इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी और बीसवेदारी। क्षेत्र क्या था उसका? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक के क्षेत्र में लागू। ब्रिटिश भारत के लगभग 19% भूक्षेत्र पर लागू हो चुका था। प्रावधान जमींदारों को का एक नया वर्ग भूस्वामी घोषित किया गया था और भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को दे तथा 1/11 भाग जमींदारों के पास रहता था। और रैयतवाड़ी व्यवस्था हुई थी। जन्मदाता थे टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। क्षेत्र क्या था? सर्वप्रथम तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू हुआ था। मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, पूर्व बंगाल, असम तथा कुर्ग में लागू हुआ था। ब्रिटिश भारत के 51% भूक्षेत्र पर लागू था। और रैयत के लिए प्रावधान क्या थे? भूमि के मालिकाना और कब्जादारी अधिकार प्रदत्त, कृषक भू स्वामित्व की स्थापना, उच्च लगान दर। और महालवाड़ी पद्धति क्या थी? प्रत्येक ग्राम अथवा महल जागीर का एक भाग के साथ स्थापित ग्राम समाज के समेत भूमि तथा अन्य भूमि का स्वामी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत तथा पंजाब में कुछ परिवर्तनों के साथ लागू। ब्रिटिश भारत के 30% भूक्षेत्र पर भी लागू था। तो आज हमने जाना ये इम्पोर्टेंट टॉपिक। और अब आइए देखते हैं आगे क्या है। आगे है आपका
धन का बर्मिंघम सिद्धांत। धन का जो बर्मिंघम क्या था, ड्रेन ऑफ वेल्थ जिसे कहते थे। क्या थी इसकी अवधारणा? भारतीय धन संपत्ति एवं माल का अविरल प्रवाह इंग्लैंड की ओर, लेकिन बदले में भारत को पर्याप्त आर्थिक, व्यापारिक अथवा भौतिक लाभ का अभाव। और प्रतिपादक क्या? दादा भाई नौरोजी। सर्वप्रथम प्रतिपादक इंग्लैंड डिबेट टू इंडिया में पहली बार धन के बर्मिंघम सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ था। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया लेख में इसकी व्याख्या वर्ष 1905 में इसे एविल ऑफ ऑल एविल्स अर्थात अनिष्टों का अनिष्ट कहा गया था। तो और स्वरूप क्या था इसका? सरकार की खरीद नीति, होम चार्जेस अर्थात भारतीय सार्वजिक ऋण एवं रेलों पर लगाई गई पूंजी पर दिया गया ब्याज, भारत को दी गई सैनिक और अन्य सामग्री की लागत, भारत के कारण इंग्लैंड में दिए जाने वाली नागरिक और सैनिक शुल्क, इंग्लैंड में राज्य सचिव का सारा व्यय और वर्ष 1919 तक ये चालू था। और तथा भारत सरकार द्वारा यूरोपीय अफसरों को दिए जाने वाले भत्ते और पेंशन। तो ये जो थी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हमें जानी, और ये भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रभाव था। अनौद्योगिकरण, भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का ह्रास, भारतीय कृषि की वाणिज्यीकरण प्रभाव जो होता है, किसानों को हानि हो रही थी, ग्रामीण ऋणग्रस्त में वृद्धि हो रही थी, गरीबी में वृद्धि हो रही थी, नकदी फसलों का महत्व और खाद्यान्नों की कमी हो गई थी, भारतीय अर्थव्यवस्था का ग्रामीणीकरण हो चुका था, भारत में ब्रिटिश वित्तीय पूंजी का आगमन हो चुका था और भारतीय पूंजीपतियों को हतोत्साहन होना पड़ रहा था। तो हमने जानी ये सारी चीज़ें कि हमें क्या क्या फ़ायदे और क्या क्या नुकसान हुए थे। और हम कल रिवाइज करेंगे क्या? 1857 की क्रांति। तो हिस्ट्री के लिए आज बस इतना ही, और आप अपनी रिवीजन कंटिन्यू रखिए। और हम इस रिवीजन जो कर रहे हैं, ये बुक है आपकी भारतीय इतिहास की, देख लीजिए ये किताब भारतीय इतिहास की बुक है, दृष्टि पब्लिकेशन की, समसामयिक घटना चक्र। और अब भाई कुछ चीज़ें और रिवाइज कर लेते हैं। अब वो इम्पोर्टेंट है जिसे हमने लिया है, उत्कर्ष प्रकाशन की किताब है। और आप जान रहे हैं ये उत्कर्ष कुमार गौरव सर की देन है ये, जिससे हम अपनी करंट अफेयर्स को अच्छी कर पा रहे हैं। तो आइए हम लोग इसको टच करते हैं, और इससे रेगुलर हम एग्ज़ाम तक जब भी मौका मिलेगा हम रिवाइज करेंगे। ऐसे हमने इसको शॉर्ट्स में भी डाला है, आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। तो सबसे पहले हम देखते हैं संवैधानिक पदाधिकारी में ये पद वाला जो टॉपिक है, इसमें क्या डाला है कुमार गौरव सर ने। राष्ट्रपति सर्वोच्च सेनापति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 15वीं, और उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ 14वें, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 15वें, और भारत के मुख्य न्यायाधीश श्री DY चंद्रचूड़ 50वें, और महान्यायवादी श्री R वेंकटरमणी 16वें, और मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार 25वें, और नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक CAG श्री गिरीश चंद्र मुर्मू 14वें। संसदीय भारत पदाधिकारी, सभापति राज्यसभा श्री जगदीप धनखड़, और उप सभापति राज्यसभा हरिवंश नारायण सिंह, अध्यक्ष लोकसभा ओम बिरला 17वीं, महासचिव लोकसभा उत्पल कुमार सिंह, और महासचिव राज्यसभा प्रमोद चंद्र मोदी। तो हमने जाना ये वर्तमान पदाधिकारियों को जो पोस्ट है, अभी इस पर कौन सीट पर अभी कंटिन्यू है। तो और आगे हम कल जानेंगे बाकी की ऑब्जेक्टिव्स करंट अफेयर्स के, जो भी हमारे करंट में चल रहे हैं। तो और चलते चलते थोड़ा हम नज़र डाल लेते हैं, थोड़ी सी झलक बिहार बजट पर 2023-24 की। 28 जनवरी 2023 को बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बिहार बजट प्रस्तुत किया गया था।
वर्ष 2023-24 के बजट का कुल आयकर कितना था? 2,61,08,885.40 करोड़ रुपए। और जो वित्तीय वर्ष 2022 से 23 के बजट का आकार था 2,37,61,91.19 करोड़। और रुपए में कितना था? 24 करोड़ 1,94,21 करोड़ रुपए थे। और इसका बजट आकार में पिछले साल की तुलना में कितना था? 10.18% की वृद्धि हुई थी। 21 से 22 में वैश्विक आर्थिक विकास दर 6.0% था वास्तविक। और 21 से 22 में देश की आर्थिक दर कितनी थी? 8.7% वास्तविक थी। 21 से 22 में बिहार की विकास दर 10.98 थी वास्तविक। और 22 से 23 में बिहार की विकास दर 10.34 अनुमानित। और 23 से 24 में बिहार के विकास दर 15.24 अनुमानित। तो ये हमने जानी है बिहार बजट की कुछ झलकियाँ। और कल हम देखेंगे इससे कुछ और जुड़ी बातें। तो अपने रिवीजन को कंटिन्यू रखिए और पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रिवीजन करते रहिए और हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। रखिए अपना ख्याल। बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद।